नमस्कार दोस्तों, आज अपन यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का पेपर देख रहे हैं। जो ये पेपर हुआ था 6 जनवरी 2026 को हुआ था। उस पेपर को अपन देख रहे हैं। तो चलिए, इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें अपन ने 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन कर लिए थे और आज अपन करते हैं 76 से लेकर 100 तक। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि किस वर्ष से वायसराय ने स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव पास किया था, जिससे नगरीय स्थानीय स्वशासन की भारत में प्रजातांत्रिक रूप से शुरुआत हुई। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 1 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पास किया गया था और ये स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 बताइए इसका क्या उत्तर होगा। किसने ए सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस पुस्तक लिखी। बताइए इसका क्या उत्तर होगा, किसने लिखी थी। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ पुस्तक किसने लिखी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। डेविड ईस्टन ने ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल लाइफ नामक पुस्तक लिखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बताइए साथियों, कि किस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री प्रस्ताव पास किया था। बताइए 78 नंबर क्वेश्चन बताइए कि किस दिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उसने 14 सूत्री प्रस्ताव जारी किया था। बताइए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 8 जनवरी 1918 को उन्होंने वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री प्रस्ताव जारी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 तो बताइए इसका क्या होगा उत्तर। जैसे कि कर्नाटक का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। बताइए कौन बना था कांग्रेस का पहला गैर कांग्रेसी, कर्नाटक का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बना था। और क्वेश्चन नंबर 79 बताइए इसका क्या उत्तर होगा। तो साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 2 रामकृष्ण हेगड़े इसका गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बना था कर्नाटक का सबसे पहले। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 चलो बताओ इसमें क्या उत्तर होगा इसका, कि किस वर्ष से विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। क्वेश्चन नंबर 80, किस वर्ष विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 1924 में विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर कब निर्वाचित हुए। बताइए कब निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर क्या होगा। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा परिषद के लिए किस वर्ष निर्वाचित हुए। बताइए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल विधानसभा परिषद के लिए किस वर्ष निर्वाचित हुए। क्वेश्चन नंबर 82 का उत्तर दीजिए। बताइए।
तो साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1929 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, तो बताइए किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को प्रतिपादित किया? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को प्रतिपादित कर दिया। बताइए कब किया था? ये क्वेश्चन नंबर 83 है और इसका उत्तर आप बताइए। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर होगा 1803 में प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की किस धारा में न्यायपालिका के बारे में उल्लेखित है? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका के बारे में कहाँ उल्लेखित है? कौन सी धारा में उल्लेख किया गया है? बताइए। 84 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए कि क्या होगा इसका। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर 4 धारा 3 के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान सभा की धारा में न्यायपालिका के बारे में धारा 3 में उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, फ्रांस की सीनेट की कुल सदस्य संख्या क्या है? बताइए। फ्रांस के सीनेट में सदस्यों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 85 का उत्तर बताइए। बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा। तो साथियों इसका ऑप्शन होगा 1 348 है फ्रांस के सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, बताइए ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कितनी संख्या है? ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए। 86 का उत्तर बताइए साथियों। 86 का उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 150 सदस्य संख्या, 150 सदस्य संख्या ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 87 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 87 की ओर चलते हैं। चलो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। कब बने थे? बताइए साथियों। बताइए 87 का उत्तर की जॉन स्टुअर्ट मिल ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। तो कब बने थे? 87 क्वेश्चन है और इसका उत्तर बताइए। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि 1865 से 1868 1865 से 1868 में संविधान सभा के सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, चलो अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने भारत के बारे में कहा कि मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी दुखद है कि भारत में 600 मिलियन लोगों ने सारा अधिकार खो दिया और 1940 के दशक के बीच में ही उनके पास था। मैं विश्वास करता हूँ कि अमेरिका में जिन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हम जानते हैं वे बाहर जल्दी ही स्थापित किया जाएगा। चलो अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने ये बयान दिया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 का क्या उत्तर होगा? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 88 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गेराल्ड फोर्ड। गेराल्ड फोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। 89 की ओर चलते हैं। बताइए कि ये बहुत ही राक्षसी कृत्य था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में उपरोक्त बयान दिया। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था उसके बारे में किसने कहा कि ये कृत्य राक्षस के कृत्य के समान है? बताइए। 89 क्वेश्चन नंबर जो है उसके बारे में बताइए कि इसका कौन सा उत्तर होगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 में विंस्टन चर्चिल ने जो अमेरिका के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि
बयान दिया था। बहुत ही राक्षसी कृत्य था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने? तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, जिसने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में ये बात कही। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 90 में किस विश्वविद्यालय ने 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ सबसे पहले आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? आंदोलन शुरू किया गया। बताइए किस विश्वविद्यालय ने 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ सबसे पहला आंदोलन शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 90 का उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 90 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1975 में लगाए गए आपात के खिलाफ सबसे पहले आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं साथियों। चलो बताइए क्वेश्चन नंबर 91 में अभिकथन और कारण दिए हुए हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है कि जर्मनी, इटली और जापान के दूरी राष्ट्रों के गठबंधन ने 1940 में त्रिपक्षीय समझौता किया। जर्मनी, इटली और जापान के दूरी राष्ट्रों के गठबंधन ने 1940 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ। अगला उसका कारण है कि उपरोक्त गठबंधन वैश्विक शांति के लिए था। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी कि तीनों राष्ट्रों ने, दूरी राष्ट्रों ने गठबंधन 1940 में त्रिपक्षीय तो किया था, लेकिन उपरोक्त गठबंधन वैश्विक शांति के लिए था, ये कारण सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, बताइए 92 का क्या होगा। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 92 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 92 का उत्तर दीजिए। पहला अभिकथन है कि पाकिस्तानी संसद ने नवंबर 2025 में सेनाध्यक्ष को आजीवन कानून के शिकंजे से मुक्त कर दिया। पाकिस्तान की संसद ने नवंबर 2025 में सेनाध्यक्ष को आजीवन कानून के शिकंजे से मुक्त कर दिया। पहला तो अभिकथन। दूसरा कारण, पाकिस्तानी न्यायपालिका काफ़ी कमज़ोर है। तो बताइए इसका क्या उत्तर होगा। तो बताइए इसका 92 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। इसमें यूँ है कि पाकिस्तान की संसद नवंबर 2025 में सेनाध्यक्ष को आजीवन कानून के शिकंजे से मुक्त कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान में न्यायपालिका कमज़ोर है। दोनों सही है, लेकिन ये पाकिस्तानी न्यायपालिका काफ़ी कमज़ोर है, ये कारण जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93, तो बताइए इसको कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किया। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वर्क बनाने के लिए ताशकंद घोषणा प्रतिबद्ध था। ये क्वेश्चन नंबर 93 में है। और बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा कि 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये भी सही है। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वर्क फ्रेमवर्क बनाने के लिए ताशकंद समझौता किया गया। ये भी सही है। तो इसमें ये इसकी सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर अपन चलते हैं। चलिए शुरू करिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 94 का उत्तर दीजिए कि इसका क्या उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 का उत्तर दीजिए। अभिकथन और कारण दिए हैं।
कि कौन सा सही है, इसका दीजिए। जैसे कि अभी कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात शीत युद्ध शुरू हुआ। दूसरा, विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात शीत युद्ध शुरू हुआ। फिर शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित हो। एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व पूंजीवादी गुट है तथा दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट है। ठीक है, तो अब बताइए इन दोनों का उत्तर, इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है। जैसे कि ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ही युद्ध शुरू हुआ, शीत युद्ध, और शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो गुटों में बट गया। एक अमेरिका पूंजीवादी था, एक साम्यवादी सोवियत संघ था। तो ये दोनों बातें सही है और ये व्याख्या भी सही कर रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। चलो अब बताइए, अभिकथन और कारण है, इसके बारे में बताइए कि कौन सा सही है, कौन सा उत्तर इसका सही है। जू के द आर्ट ऑफ वार में विरोधियों के रणनीति को गुट पर हमला की वकालत की, जिसमें धारणा और मनोविज्ञान भी समाहित है। दूसरा, चीन एक शांतिप्रिय देश है तथा शांतिपूर्ण साधनों से अन्य देशों से विवादों का समाधान विश्वास करता है। तो बताइए दोनों में क्या सही है। 95 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइए कि कौन सा सही है। तो साथियों इसमें यूँ है कि जीव के द आर्ट ऑफ वार में विरोधियों की रणनीति को गुट पर हमला करने की वकालत की, जिसमें धारणा और मनोविज्ञान की समाहित है। ये तो बात सही है। एक है चीन एक शांतिप्रिय देश, नहीं, चीन शांतिप्रिय नहीं, चीन विस्तारवादी देश है और शांतिपूर्ण साधनों से अन्य देशों के विवादों समाधान पर विश्वास रखता नहीं। यह अन्य देशों पर धीरे धीरे कब्जा करता है तथा यह विस्तारवादी नीति का देश है। तो इसमें एक तो सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका 3 सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में चलते हैं। पहला अभिकथन, दूसरा कारण है। तो बताइए 96 का उत्तर क्या होगा। पहला है कि 1901 में ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा कि हिमालय को पार करके तिब्बत पर कब्जा करना हमारे लिए पागलपन होगा। ये बात 1901 में ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था। हिमालय के बारे में कहा कि इसको पार करके हम तिब्बत पर कब्जा करेंगे, ये पागलपन है। दूसरा, ब्रिटेन की नीति 1905 से 1911 के दौरान चीन को तिब्बत पर अपना प्रभुत्व पर काफ़ी सहायता की। तो चीन की जो नीति है, ब्रिटेन की जो नीति है 1905-11 के दौरान चीन को तिब्बत पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में काफ़ी सहायता की। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 96 है, तो इसका सही है इसमें कि ब्रिटिश वाइसराय कर्जन ने ये बात कही थी और उसके बाद ब्रिटिश नीति में चीन पर तिब्बत को प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सहायता भी की। तो इसमें दोनों सही है, AR दोनों सही है और AR एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 97 की ओर चलते हैं। पहला अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो बताइए कौन सा सही होगा। 1929 में स्वामी सेजानंद सरस्वती ने बिहार प्रोविंशियल्स किसान सभा का गठन किया, जो जमींदारों और किसानों के दखल अधिकारों पर हमलों के विरुद्ध मांगों को लामबंद किया है। दूसरा, कांग्रेस के 1936 के लखनऊ अधिवेशन में ऑल इंडिया किसान संघ सभा का गठन हुआ, जिसमें अध्यक्ष स्वामी सेजानंद सरस्वती बने। तो बताइए दोनों का सही उत्तर क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 97 है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ये कि 1929 में स्वामी सेजानंद सरस्वती ने बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन किया, जिसमें जमींदारों और किसानों के अधिकारों पर हमला के मांग को लामबंद किया। ये भी सही है। कांग्रेस ने 1936 में इस प्रकार, इसमें ये AR दोनों सही है, AR की सही व्याख्या करता। तो ऑप्शन नंबर A सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। बताइए
इसका क्या कौन सा उत्तर सही है। इस प्रकार 98वां क्वेश्चन है, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा सही। 1970 के दशक में फ्रेंच महिला अधिकारवादी फाइकोइड डी बुयान के द्वारा नारी पर्यावरणवाद शब्द की खोज के बाद एक नारीवादी सोच का एक प्रमुख पहलू बना। दूसरा है कि नारी पर्यावरणवादी जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए जिम्मेदार है। तो बताइए 98वां क्वेश्चन 98वें क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होगा। तो ये तो सही। 1970 के दशक में फ्रेंच महिला अधिकारवादी फाइकोई डी युआन के द्वारा नारी पर्यावरणवाद शब्द की खोज के बाद नारीवादी सोच की एक प्रमुख पहलू तो बना सही है। दूसरा, नारी पर्यावरणवादी जलवायु परिवर्तन के खतरों के लिए जिम्मेदार नहीं, ये जिम्मेदार नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 99 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 99 की पहला विकेतन है, दूसरा कारण है। 1971 में यूगोस्लाविया, ग्रीस और सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण से पूर्व मोर्चा खोला। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से एशिया में नाजी विस्तारवाद जुड़ा हुआ। बताइए पहला विकेतन है, दूसरा कारण है, कौन सा इसमें सही है। तो 1941 में यूगोस्लाविया, ग्रीस और सोवियत संघ पर जर्मनी आक्रमण पूर्व मोर्चा खोला, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में एशिया में नाजी विस्तारवाद जुड़ा नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इस प्रकार ए सही है और ये आर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन और इसका पढ़िए, इसके बारे में बताइए। पहला विकथन, दूसरा कारण है। द्वितीय विश्व शब्द पूंजीवादी प्रथम विश्व और साम्यवादी द्वितीय विश्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला कारण है कि द्वितीय विश्व शब्द 1990 के दशक में उभरा, मुख्यतः वैचारिक असर के कारण हुआ। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तृतीय विश्व शब्द मतलब तीसरी दुनिया के बारे में कह रहे हैं कि पूंजीवादी तृतीय विश्व शब्द पूंजीवादी तो प्रथम विश्व या साम्यवादी द्वितीय विश्व के अंतर्गत नहीं आता है। तृतीय विश्व शब्द पूंजीवादी प्रथम विश्व, साम्यवादी द्वितीय विश्व के अंतर्गत नहीं आता है। तृतीय विश्व शब्द 1990 के दशक में उभरा, जो मुख्य वैचारिक असर के कारण आया। तो बताइए 100 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो इसमें यह है कि अभिकथन तो सही है, लेकिन इसमें ये कारण सही नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो साथियों, आज अपन ने किया था यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का 6 जनवरी को होने वाले पेपर। तो अब इसमें 25 क्वेश्चन अपन ने किया था। तो इस प्रकार रोज़ाना 25 क्वेश्चन करेंगे PYQ के। तो चलिए कल और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।